या सिंपल ऐसे में कह सकते हैं साधारण में, किसी त्रिभुज में किसी भुजा के समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज को समान अनुपात में विभाजित करता है। अब इसके लिए हम लोग जो सवाल बनाएंगे इस प्रमेय पर, उसको ध्यान से समझना है। उसके लिए क्या हम लोग कुछ लॉजिक पॉइंट को लिखते हैं, ठीक है ना। तो इसमें पहले हम लोग को स्टार दे करके लिखना है। यदि त्रिभुज ABC में, यदि त्रिभुज ABC में, तो साइड में एक त्रिभुज बना लेंगे आप। ये एक त्रिभुज बना लेना है, ठीक है। यहाँ A, ये B और ये C, ये DE एक समांतर रेखा खींच लेंगे BC का, DE समांतर BC। अब यहाँ देखिए ध्यान से कि त्रिभुज ABC में BC के समांतर DE एक रेखा खींचा गया है, ठीक है ना। तो यही लिखते हैं त्रिभुज, यदि त्रिभुज ABC में DE समांतर BC हो तो क्या कुछ इसमें हम लोग ध्यान रखेंगे। पहला 1 नंबर ध्यान रखेंगे कि यदि त्रिभुज ABC में DE समांतर BC होता है तो AD बट्टे DB बराबर AE बट्टे EC, ये याद रखना है। फिर 2 नंबर में ये बात को ध्यान में रखना है कि AD बट्टे AB बराबर AE बट्टे AC, ये भी हो सकता है। तीसरा हम लोग को क्या याद रखना है, ध्यान देना है। 3 नंबर में याद रखना है BD बट्टे AB बराबर EC बट्टे AC, ठीक है। फिर 4 नंबर में आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें AB बट्टे DB और AC बट्टे EC हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया। 5 नंबर में हम लोग इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं क्या, तो BD AB बट्टे BD या AB बट्टे DB AC बट्टे EC, 4 टाइप से तो लिखिए दिए ना। अब यहाँ देखिए ये 4 चीज़ों को इसमें याद रखना है ध्यान से। थेल्स प्रमेय में ये कुछ खास निष्कर्ष निकल के आता है, ठीक है ना। तो हम लोग सबसे पहले ये ध्यान देंगे कि यह एक त्रिभुज ABC है, ठीक है, और इस त्रिभुज में DE समांतर BC है। जैसे कि थेल्स प्रमेय में कहा कि किसी त्रिभुज में किसी भुजा के समांतर, तो ये एक त्रिभुज है और BC के समांतर DE खींचा गया। एक भुजा BC है त्रिभुज का और इसके समांतर DE रेखा खींचा गया। तो क्या होगा, ये जो रेखा है दो भुजाओं को, ये दो भुजा AB और AC को समान अनुपात में बांटने का या समान अनुपात में विभाजित करने का कार्य करेगी। तो सबसे पहले हम लोग को ये ध्यान में रखना है कि अगर BC समांतर DE होता है, एक त्रिभुज ABC में BC समांतर DE होता है तो AD बट्टे DB AE बट्टे EC, जो कि थेल्स प्रमेय का पहला स्टेटमेंट यही है। फिर हम लोग ऐसे भी आप इसके निष्कर्ष को समझ सकते हैं कि AD बट्टे AB हो सकता है, AE बट्टे AC हो सकता है। फिर क्या याद रखना है कि ये BD बट्टे AB हो सकता है और EC बट्टे AC हो सकता है। फिर हम लोग को ये भी दिमाग में रखना है कि AB बट्टे BD हो सकता है और AC बट्टे EC भी हो सकता है। तो ये जो कुल 4 आपका यहाँ पर लिखा गया है, इन सभी बातों को ध्यान में रखना है। थेल्स प्रमेय से इन सभी बातों को हम लोग पुष्टि कर सकते हैं, ठीक है ना। एक थेल्स प्रमेय से आप ये 4
निष्कर्ष को याद रखेंगे। पहला, आप लोग को सबसे पहले हम थेल्स प्रमेय में क्या बोले कि थेल्स प्रमेय के कथन को याद रखिए। थेल्स प्रमेय के कथन में आपको क्या याद रखना है, किसी त्रिभुज में किसी भुजा के समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज के अन्य दो भुजाओं को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है ना। तो ये है थेल्स प्रमेय, और थेल्स प्रमेय से ये कुल 4 निष्कर्ष आपको यहां लिखाए हैं। तो ये याद रखना है। पहला आपको याद रखना है कि यदि त्रिभुज एबीसी में डीई समांतर बीसी हो तो एडी बट्टे डीबी एई बट्टे ईसी होता है, एडी बटे एबी और बराबर एई बटे एसी होता है, बीडी बटे एबी बराबर ईसी बटे एसी होता है, एबी बटे डीबी बराबर एसी बटे ईसी होता है। तो ये आपका मतलब जो है ना इसका निष्कर्ष हो गया। अब आइए ये बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग अब क्या पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिए। इसमें हम लोग को पढ़ना है थेल्स प्रमेय का विलोम। थेल्स प्रमेय का विलोम। थेल्स प्रमेय का विलोम। सबसे पहले इस बात को आप समझिए। ये लिखने के बाद आप यहां ध्यान दीजिएगा क्या होता है थेल्स प्रमेय का विलोम। इसको हम लोग एक संक्षेप में समझते हैं। तो ये देखिए, बनाना नहीं है, अब समझना है। पहले एक त्रिभुज है, सपोज दैट ये एक त्रिभुज है, ठीक है, और ये त्रिभुज का नाम हम ABC लिख दे रहे हैं, ABC है, ठीक है। इस थेल्स प्रमेय का विलोम में इसका स्टेटमेंट को याद रखना है क्या कि यदि किसी त्रिभुज में कोई रेखा दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। किसी त्रिभुज में कोई रेखा अगर दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होता है। ठीक है ना। जैसे अब देखिए ये त्रिभुज ABC है और ABC त्रिभुज में ये कोई रेखा है DE। सपोज दैट ये DE कोई रेखा है, ध्यान से देखिए, ये DE कोई रेखा है और ये रेखा क्या कर रहा है, ये AB भुजा को और AC भुजा को, ठीक है ना, AB भुजा को और AC भुजा को समान अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है ना। यानी कहने का मतलब यह है कि यह त्रिभुज ABC में AD बटे DB AE बटे EC है। ठीक है ना। तब हम लोग को यह निष्कर्ष में आना है, यह बात को समझना है कि DE BC के समांतर होगा। यही है थेल्स प्रमेय का विलोम। थेल्स प्रमेय में हम लोग संक्षेप में यही याद रखेंगे कि किसी त्रिभुज ABC में DE जो है, DE रेखा AB और AC को समान अनुपात में विभाजित कर रहा है तो यह DE BC के समांतर होगा। ठीक है ना। यानी कि ऐसे भी आप कह सकते हैं कि यदि त्रिभुज ABC में AD बटे DB बराबर AE बटे EC हो तो DE BC के समांतर होगा, यानी DE समांतर BC होगा। ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। अब इसके स्टेटमेंट को हम लोग लिखते हैं। ठीक है, चलिए तो स्टेटमेंट लिखेंगे डैश दे करके। पहले लिख लीजिए, यदि किसी त्रिभुज में कोई एक रेखा त्रिभुज के दो भुजाओं को समान अनुपात में
समान अनुपात में विभाजित करता है तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो ये आपको स्टेटमेंट याद रखना है। यदि किसी त्रिभुज में कोई एक रेखा त्रिभुज के दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। ठीक है। अब ये देखिए, ए त्रिभुज है ABC, ठीक है ना, ये त्रिभुज क्या है ABC, ठीक है। और ABC में क्या है, ये DE जो रेखा है ये AB और AC को, दो भुजा AB और AC है, AB और AC क्या भुजा है, दो भुजा है, और इस भुजा को समान अनुपात में विभाजित करता है। मतलब क्या, AD बटे DB और AE बटे EC है, ठीक है ना। तब यह DE किसके समांतर है, BC। तीसरा भुजा क्या है, BC। तो BC जो है वह किसके समांतर हो जाएगा, DE के। किसके, D, या कहे DE किसके समांतर हो जाएगा, BC का। तो अगर DE समांतर BC होगा तो बहुत सारा निष्कर्ष निकलेगा, ठीक है ना। जैसे आप मान के चलिए इसी त्रिभुज में कहे कि अगर यह त्रिभुज ABC में, ध्यान सुनिए, अगर यह त्रिभुज ABC में DE समांतर BC ऑलरेडी है, ठीक है ना, इसमें कह रहा है इसके समांतर होता है, ठीक है ना। तो यह DE समांतर अगर BC है तब ध्यान रखिए कि ये वाला कोण यहाँ वाला कोण यहाँ वाले कोण के बराबर होगा और ये वाला कोण ये वाले कोण के बराबर होगा। आखिर क्यों, ये हम लोग क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। अगर कोई दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण बराबर होती है। कैसा कोण बराबर होती है, संगत कोण बराबर होती है। तो ध्यान से देखिए कि ये DE BC के समांतर है और ये AB क्या है, एक तिर्यक रेखा है जो काटने का काम कर रही है, प्रतिच्छेद करने का काम कर रही है। तो इसलिए यहाँ का कोण और यहाँ का कोण बराबर होगा, यानी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा। कहने का अर्थ ये कि अगर यह 50 डिग्री है तो ये भी 50 डिग्री होगा। समझे बात को, अगर यह 50 डिग्री है तो यह भी क्या होगा, 50 डिग्री है। अगर यह 70 डिग्री है तो यह भी 70 डिग्री होगा। यही मतलब हुआ संगत कोण समान होने का, ठीक है ना। अब फिर क्या, एक ही ओर के अंतः कोण का योग 180 डिग्री होता है। यह भी ध्यान में रखना है कि अगर कोई दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटती है, ठीक है ना, तो पहले याद रखना संगत कोण बराबर होती है, फिर याद रखना एक ही ओर के अंतः कोण का योग 180 डिग्री होता है। तो ये ध्यान रखिए कि यहां पर ये कोण और ये कोण का योग 180 डिग्री हो जाएगा। ये दोनों कोण एक ही ओर के अंतः कोण हो गया, ठीक है ना, और एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये आपको फाइनली याद रखना है। किसी दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण बराबर होती है और एक ही ओर के अंतः कोण का योग 180 डिग्री होती है। फिर क्या याद रखना है, एकांतर कोण बराबर होती है। कैसा कोण बराबर होती है, एकांतर कोण बराबर होती है। तो यहाँ पर एकांतर कोण को हम लोग ई रेखा को बढ़ाएंगे तभी हम दर्शा सकते हैं। ई रेखा को आगे बढ़ाएंगे, ई रेखा को आगे बढ़ाएंगे, फिर इसको आगे बढ़ाएंगे तभी एकांतर कोण को दर्शा सकते हैं, ठीक है ना। तो एकांतर कोण से यहाँ कुछ हम लोग को लेना देना यहाँ नहीं है इस चित्र के लिए। तो यहाँ पर क्या हम लोग को समझना है कि यह अगर DE समांतर BC अगर होता है तो एक त्रिभुज में यहां वाला कोण और यहां वाला कोण बराबर होता है, ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होता है, बराबर होता है। ये जितने भी बात बता रहे हैं ना वो आगे चल करके उपयोग करेंगे हम, ठीक है ना। तो ये कोण और ये कोण कैसा कोण कहलाएगा, संगत कोण कहलाएगा, और ये कोण और ये कोण कैसा कोण कहलाएगा, संगत कोण कहलाएगा। अब यहां देखिए कि ये कोण और ये कोण का योग कितना होगा जी, 180 डिग्री, क्योंकि ये एक ही ओर के अंतः कोण है और एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो याद रहेगा ना कि अगर कोई दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण बराबर होती है, एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होती है और एकांतर कोण बराबर होती है। एकांतर कोण क्या होती है, बराबर होती है। तो ये बातों को ध्यान में रखना है। तो ये हम लोग आगे चल करके इसका उपयोग करेंगे, ध्यान रखना है। अब आइए इस चित्र में आते हैं। इस चित्र के लिए हम लोग ये स्टेटमेंट को लिख दिए हैं, ठीक है ना। अब इस चित्र से हम लोग इसको सिद्ध करेंगे, ठीक है ना।
तो सबसे पहले यहाँ पर लिख देना सॉल्यूशन, सॉल्यूशन देना है और सॉल्यूशन में लिखना है, देखिए लिखना है दिया है त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में AD बट्टे DB, AD बट्टे DB बराबर AE बट्टे EC, ठीक है। ये दिया गया है। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि DE समांतर BC, DE समांतर BC। अब यहाँ पर लिख देना हम लोग को रचना, और रचना में वही करेंगे जो हम लोग पीछे किए थे, ठीक है ना। रचना में करेंगे B से E को मिलाएंगे, यहाँ लिखेंगे BE तथा CD को मिलाया तो सबसे पहले ये काम को कर लेना है, ठीक है। ये काम को कर लेना है, मिला देना है, ठीक है ना। B से E को मिला देना है, BE को मिलाया, इसको मिला देना है डॉट डॉट से, डॉट डॉट से हम मेरा डॉट डॉट हो जाएगा, ये डॉट डॉट से मिला देना है, ठीक है। और C से D को मिला देना है, C से D को मिला देना डॉट डॉट से, डॉट से मिला देना है। चलिए ये मिला दिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, फिर रचना में लिखेंगे DN, यहाँ पर लिख देना है DN, यहाँ लिख दे रहे हैं DN लंब AC, DN लंब AC तथा EM लंब AB खींचा। ये रचना का कुछ काम है, ये लिख देना है। तो DN लंब AC, तो यहाँ से लंब खींच देना है, लंब खींच देना है। यहाँ पर 90 डिग्री का कोण शो कर देना, लंब का मतलब 90 डिग्री का कोण, और यहाँ लिख देना है N, ठीक है। और इसको डॉट डॉट से करना है, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है, EM लंब AB, तो यहाँ से लंब खींच देना है, EM लंब AB, तो यहाँ 90 डिग्री का कोण दे देना है। चलिए, तो ये रचना हो गया। अब यहाँ समझिए पहले, उसके बाद लिखिएगा, ठीक है ना। पहले समझ लीजिए, उसके बाद लिखिएगा। समझने का भी आपको समय दे रहे हैं और लिखने का भी समय देंगे, ठीक है ना। पहले समझिए, उसके बाद लिखिएगा, ठीक है। अब यहाँ से इतनी चीज़ों को आप लोग को ध्यान में रखना है। थेल्स प्रमेय को सिद्ध करने के लिए पहले लिखना है, दिया है त्रिभुज ABC में AD बटे DB बराबर AE बटे EC। फिर सिद्ध करना है कि DE समांतर BC, इसमें DE समांतर BC सिद्ध करना है। रचना में लिखना है BE तथा CD को मिलाया, DN लंब AC तथा EM लंब AB खींचा। इतना बात को ध्यान में रखना है। देखिए, अब थेल्स प्रमेय का विलोम क्यों कहते हैं? अच्छा, विलोम का अर्थ क्या होता है? विलोम का अर्थ क्या होता है? उल्टा। जरा सोचिए, क्या ये थेल्स का विलोम है? हाँ, उल्टा है। थेल्स प्रमेय में क्या है कि किसी त्रिभुज में किसी भुजा के समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज के भुजा को समान अनुपात में विभाजित करता है। यहां पर क्या कह रहा है कि किसी त्रिभुज में
कोई एक रेखा त्रिभुज को त्रिभुज के दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होता है। तो इसमें भुजा के समांतर सिद्ध करना है और उसमें समांतर दिया गया था और उसके संगत उसके क्या कहते हैं भुजाओं को समान अनुपात में जो विभाजित करता था उसको सिद्ध करने के लिए था। यहां देख लीजिए, इसमें हम लोग क्या था कि त्रिभुज एबीसी में डी समांतर बीसी दिया गया था और सिद्ध क्या करना था, ये चीज को सिद्ध करना था। इसमें क्या है, त्रिभुज एबीसी में यही चीज दे दिया है और इस चीज को सिद्ध करना है, तो क्या विलोम है ना। है तो पहले थेल्स प्रमेय में क्या था, ये चीज दिया गया था त्रिभुज में और ये चीज को सिद्ध करना था। अब क्या है, थेल्स प्रमेय में ये चीज दिया गया है और ये चीज को सिद्ध करना है, तो विलोम हो गया ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है, थेल्स का विलोम क्या अर्थ क्या है। अब आइए, प्रमाण को समझना बहुत जरूरी है। अब यहां पर हम लिखते हैं प्रमाण और उसके बाद लिखने का मौका देंगे। पहले समझिए, इंपॉर्टेंट है और इंपॉर्टेंट को पहले समझना चाहिए, उसके बाद अपने मर्जी से अगर समझ जाते हो ना तो देखो होता क्या है। कुछ बच्चे ऐसा होता है ज्यामिति में इतना पकड़ बनाता है कि ज्यामिति आगे चल करके उसका बहुत आसान हो जाता है। मान के चलो कोई कंपटीशन एग्जाम दोगे, अभी टीचर का तैयारी कर रहा है, बहुत बच्चे ऐसा है कि मेरा जो पढ़ा हुआ बच्चा है वो टीचर बना है, ठीक है ना। तो वो एक समझ लीजिए कि जो अच्छा विद्यार्थी होगा वही अपना मुकाम जो है ना ये कर सकता है। अब देखिए ध्यान से कि आप जब तैयारी करोगे कंपटीशन एग्जाम का, बहुत तरह की कंपटीशन एग्जाम है, विभिन्न कंपटीशन एग्जाम का तैयारी करोगे तो ज्यामिति उसमें आएगा ही, ठीक है ना, ज्यामिति रहेगा ही। और ज्यामिति बहुत कम पढ़ता है और बहुत कम समझता है, इसलिए आपको कह रहे हैं समझो पहले, ठीक है ना। और उसके बाद अगर समझ जाते हो ना तो आप आसानी से सवाल को समझ सकते हो, बना सकते हो। अब यहाँ पर हम एक बात को बता रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं एक बार बोर्ड पे देखते हैं और उसको ब्रेन में वो सेट कर लेता है क्या चीज लिखा गया, कैसे हम लोग को लिखना है, वो बोर्ड पे नहीं देखता है, तो वो समझ लीजिए कि वही विद्यार्थी तेज है, ठीक है ना। तो ये दिमाग में रखना है। होता क्या है, कुछ बच्चे ऐसे, हम लोग क्या है, हम लोग अगर चोरी भी करेंगे तो तुमको पता नहीं चलेगा, ठीक है ना। हम ऐसे देखेंगे, एक बार हटा लेंगे, बस हो गया, ब्रेन प्रिंट ले लिया। उसके बाद हम पूरा बोर्ड क्या 4-5 को बोर्ड लिख देंगे, 4-5 को बोर्ड पे लिखते चले जाएंगे, ठीक है ना। एक बार बस देखने की आवश्यकता होता है। तो यही होता है, एक चोरी होता है, मतलब जो है ना नजर का चोर होता है, ठीक है ना। एक बार देखा बस हो गया, ठीक है ना। तो ऐसे आपको परीक्षा में भी अगर मान के चलिए कोई प्रश्न नहीं आ रहा है, अब अगल कोई बढ़िया विद्यार्थी है, देख लिया बस हो गया, उसको वो समझ गया, वो अपने से अब लिखेगा। तो ये होना चाहिए विद्यार्थी में, और ये गुण अगर हो जाता है ना तब आप जो है ना तेज बन सकते हैं, टैलेंट विद्यार्थी बन सकते हैं, ठीक है। अब चलिए हम लोग प्रमाण को समझते हैं। प्रमाण में हम लोग को वही बात लिखेंगे जो थेल्स प्रमेय में लिखे, ठीक है ना। थेल्स प्रमेय भी है, थेल्स प्रमेय में भी हम वही बात को लिखे हैं और यहाँ पर भी वही बात को लिखेंगे, क्योंकि यह जो है हम लोग जो सिद्ध करेंगे वह एक वैकल्पिक विधि से नहीं होगा, एक अल्टरनेटिव मेथड से नहीं होगा। एक जो इनिशियल मेथड होता है, प्रारंभिक मेथड होता है प्रमेय को सिद्ध करने का, उसको हम लोग सीख रहे हैं, ठीक है ना। होता क्या है, आप लोग की किताब में एक प्रमेय को दो तरीका से, मतलब विधि से सिद्ध करता है, ठीक है ना, वो सही है। एक तरीका होता है, ध्यान से सुनिएगा, प्रारंभिक विधि होता है, ठीक है ना, इनिशियल मेथड होता है। और दूसरा होता है वैकल्पिक विधि, जो शॉर्टकट होता है, जिसको आप मतलब बहुत दूर से सोचने के बाद आपको उसका समझ में आएगा। ये ऐसा होता है कि आपको हर चीज को समझाता है, प्रारंभिक विधि। तो सबसे पहले हम लोग वही विधि को सिद्ध करेंगे, वैसी विधि सिद्ध करेंगे जो प्रारंभिक विधि है, ठीक है ना। किताब में अगर देखिएगा तो इस प्रमेय को 2 प्रकार सिद्ध किया है। एक तो आपको साधारण जैसे सिद्ध करते हैं प्रारंभिक विधि से वो, और दूसरा रहेगा वैकल्पिक विधि। समझ रहे बात को ना, वैकल्पिक का मतलब ऑप्शनल मेथड, ठीक है ना। हाँ, तो वह मेथड में कुछ अलग ढंग का माना जाता है और उसके बाद उसको गलत प्रमाणित करते हैं, फिर जाकर के उसको सिद्ध करते हैं, ठीक है। आइए हम लोग प्रमाण को पहले समझते हैं। तो प्रमाण में हम लोग वही चीज को वो लिखेंगे जो हम लोग थेल्स प्रमेय में लिखे थे। अब देखिए यहाँ पर पहले लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी। समझिए क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी, सॉरी एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी ने एरिया ऑफ त्रिभुज एडीई लिखेंगे, एडीई लिखेंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज एडीई, ठीक है।
क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज AD। तो ये देखिए एरिया ऑफ त्रिभुज AD मतलब क्या हुआ, एरिया ऑफ ADE का मतलब क्या हुआ, त्रिभुज ABC का त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, यानी ADE का क्षेत्रफल, फिर BDE का क्षेत्रफल बट्टे में लिख देंगे। तो यहां पर लिख देंगे एरिया ऑफ त्रिभुज BDE, ठीक है, और बराबर देंगे, और यहां लिखेंगे क्या, तो 1/2 एरिया ऑफ त्रिभुज ADE को गौर से देखिए, ADE त्रिभुज है ना, तो ADE का AD जो है वो आधार है, क्या है जी, आधार, और E जो ME है वो क्या है, लंब है। तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए दो ही चीज का तो जरूरत होता है, आधार और लंब, आधार और लंब। लंब को ही क्या कहा जाता है जी, शीर्ष लंब कहा जाता है, लंब को क्या कहा जाता है, शीर्ष लंब कहा जाता है। तो अब बताइए एक त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, आधार गुना ऊंचाई। तो आधार क्या लिखिएगा, AD, और ऊंचाई क्या लिखिएगा, EM, ऊंचाई क्या होगा, EM। फिर BDE का देखिए, BDE में क्या लिखिएगा, 1/2 अगुना BD क्या हो जाएगा, BD क्या हो जाएगा जी, आधार हो जाएगा, और BD आधार हो जाएगा, ऊंचाई इसका वही होगा क्या, EM। तो यहां पर EM लिख देना है, ठीक है ना, EM से EM को काट देना, 1/2 से 1/2 को काट देना है। फिर यहां पर हम लोग लिखते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज ADE, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बट्टे एरिया ऑफ त्रिभुज BDE, अब बराबर लिखते हैं AD बट्टे DB, AD बट्टे BD या DB एक ही बात हुआ। अब यहां समीकरण 1 लिख देते हैं, पुनः देखिए, पुनः लिखेंगे इस ओर से, उधर से, ठीक है ना, उधर वाले मतलब दृष्टि से, ठीक है ना, यानी DN लंब के अनुसार, ऐसे भी समझ सकते हैं, DN लंब के अनुसार। तो DN लंब के अनुसार एरिया ऑफ त्रिभुज लिख देंगे AD, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE, ठीक है, अब बट्टे एरिया ऑफ त्रिभुज क्या हो जाएगा, DEC या DCE। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, एरिया ऑफ त्रिभुज DCE, ठीक है, अब बराबर। अब इसमें देखिए ध्यान से क्या होगा, तो ADE का क्षेत्रफल अब क्या होगा, आधार इसका क्या होगा, AE होगा, आधार क्या होगा, AE। तो यहां पर लिख देंगे 1/2 आधार क्या, AE, और ऊंचाई क्या, तो ऊंचाई अब क्या होगा जी, DN, ऊंचाई क्या हो जाएगा, DN। तो यहां DN लिख देंगे, ठीक है। अब फिर बट्टे लिखेंगे 1/2 आधार अब क्या होगा, DEC का, DEC या DCE त्रिभुज का आधार क्या हो जाएगा, EC हो जाएगा, और ऊंचाई वही होगा क्या, DN। तो यहां पर लिख देंगे EC गुना क्या, DN, EC गुना DN। अब यहां समझना आखिर DN दोनों का लंब कैसे हुआ, ठीक है ना, समझना यह शेष है कि DN दोनों का लंब कैसे हुआ, ठीक है ना। देखो बेकूफ बहुत मार मारेंगे, चले गए ना तो ब्लड निकाल देंगे ब्रेन से। हम लिख रही है तू, बोले थे क्या, समझ में नहीं आ रहा है, अंग्रेजी में बोल रहे हैं। तो ये देखिए त्रिभुज क्या है, DEC है ना जी। तो DEC एक त्रिभुज जो आप देख रहे हैं, आखिर हम लोग DN लंब क्यों मानते हैं, देखिए कि ये DEC जो आप त्रिभुज देख रहे हो, यह त्रिभुज एक अधिक कोण त्रिभुज है। नाम सुने हैं ना, त्रिभुज के प्रकार में अधिक कोण त्रिभुज होता है, भुजा के आधार पर त्रिभुज का प्रकार होता है, ठीक है ना, कोण के आधार पर त्रिभुज का प्रकार होता है, कोण के आधार पर त्रिभुज का आप समकोण त्रिभुज जानते हैं, न्यून कोण त्रिभुज जानते हैं, और अधिक कोण त्रिभुज जानते हैं ना। त्रिभुज कितने प्रकार का, कोण के आधार पर 3 प्रकार का, कितने प्रकार का, 3 प्रकार का। पहला कौन सा, समकोण त्रिभुज, फिर क्या, न्यून कोण त्रिभुज, फिर क्या, अधिक कोण त्रिभुज। तो ये अधिक कोण त्रिभुज है, DEC कैसा त्रिभुज है, अधिक कोण त्रिभुज है। तो बताइए अधिक कोण त्रिभुज का जब हम लोग लंब की पता करेंगे, तो मान के चलिए अधिक कोण त्रिभुज ये हुआ, ये आपको बगल में आकृति बना दे रहे हैं, ये एक अधिक कोण त्रिभुज हुआ, ठीक है ना। तो अधिक कोण त्रिभुज में अगर हम लोग को लंब का मतलब लंब का पता लगाना है, तो सीधे आपको यहां से ऐसे डॉट खींचना पड़ता है, ठीक है ना, और डॉट ऐसे खींचना पड़ना, खींच लेते हैं और फिर जाकर के इसको मिला देते हैं। तो यानी कि यहां से हम लोग सीधे लंब गिराते हैं, ठीक है ना, लंब रेखा गिराते हैं आधार पर, यही लंब होता है। जस्ट इसी प्रकार समझिए कि ये भी इस पर लंब खींचा गया है,
ठीक है ना। DN पर, DN क्या गया है, AC पर लंब खींचा गया है ना, तो AC पर जब DN लंब खींचा गया है तो ये ADE त्रिभुज का भी DN लंब हो गया और ये DN लंब त्रिभुज DCE का भी हो गया। इस प्रकार से हम लोग को ध्यान रखना है कि DN जो है दोनों त्रिभुज का लंब हुआ, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि आखिर DN दोनों त्रिभुज का लंब कैसे हुआ, ठीक है। अब आइए, अब इसमें क्या करेंगे, 1/2 को 1/2 से काट देना है और DN को DN से क्या करना है, काट देना है। ये दोनों कट जाएगा ना, तो फाइनली हम लोग क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटे एरिया ऑफ त्रिभुज क्या DCE अब बराबर क्या लिखेंगे, AE बटे क्या जी, EC लिखेंगे ना। अब इसको लिख देंगे समीकरण 2, समीकरण 2। अब ध्यान दीजिए, हम लोग क्या पढ़े हैं, हम लोग का क्या दिया गया है, त्रिभुज ABC में AD बटे DB बराबर AE बटे AC। यहां पर लिख दे रहे हैं, क्या लिखेंगे, देखिए, लेकिन यहां लिखेंगे हम लोग, लेकिन दिया है, लेकिन दिया है कि, लेकिन दिया है कि AD बटे क्या जी, DB, AD बटे DB बराबर क्या, AE बटे क्या, EC, ये दिया गया है। अब ध्यान दीजिए, समीकरण 1 और 2 को जो हम लोग तैयार किए हैं, समीकरण 1 और 2 को जो तैयार किए हैं वो आपको क्या बता रहा है, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटे एरिया ऑफ त्रिभुज BDE बराबर AD बटे BD, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DCE बराबर AE बटे EC। क्या देख रहे हैं कि AD बटे DB और AE बटे EC, और दिया गया है AD बटे DB बराबर AE बटे EC। निष्कर्ष क्या निकल रहा है, ये निकल रहा है कि ये दोनों बराबर है। समीकरण 1 और 2 का उधर वाला भाग क्या है जी, बराबर है। समीकरण 1 और 2 का उस साइड वाला भाग बराबर है ना, तो हम लोग का क्या निष्कर्ष निकलेगा कि चलो ये वाला भाग इस वाले भाग के बराबर होगा, यानी कि ये होल पार्ट इस वाले पार्ट के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि देखिए ये वाला फोटो के बराबर है ना, तो इसलिए ये वाला फोटो के बराबर हो जाएगा। समझ में आई बात। अब हम लोग यही बात को लिखेंगे यहां पर, क्या, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से ये चीज को हम लोग लिख देंगे यहां। अब देखिए क्या लिखेंगे यहां पर, ये दोनों वाले भाग को बराबर लिख देना है, तो यहां पर लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ADE ना बटे एरिया ऑफ त्रिभुज क्या, एरिया ऑफ त्रिभुज BDE, एरिया ऑफ त्रिभुज क्या BDE बराबर क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटे एरिया ऑफ त्रिभुज क्या, एरिया ऑफ त्रिभुज DCE, ठीक है। अब यहां देखिए हम लोग क्या जानते आ रहे हैं, ऊपर में अगर समान राशि मिलता है, मतलब बराबर के दोनों ओर अगर ऊपर में समान राशि मिलता है तो क्या हो जाता है, कट जाता है ना। तो यहां देखिए ये वाला जो है ये कट जाएगा इससे, ठीक है ना, तो यानी यहां पर क्या हो जाएगा 1 और यहां पर क्या हो जाएगा 1। अब बाइक क्रॉस गुना करेंगे तो क्या लिखेंगे, ये वाला एरिया इस वाले एरिया के बराबर हो जाएगा ना जी। बाइक क्रॉस गुना करेंगे तो ये लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज क्या BDE बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज क्या DCE। ऐसा हो जाएगा ना कोना कोनी गुना करने पर। अब ध्यान से देखिए क्या देखना है, इस चित्र में आप ध्यान से देखिए, एरिया ऑफ त्रिभुज BDE ये त्रिभुज है, ठीक है ना, एरिया ऑफ त्रिभुज BDE बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज DCE। तो क्या यहाँ जानकारी प्राप्त हो रही है, जानकारी यह प्राप्त हो रही है कि अगर यह त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है तो इसका मतलब यह है कि DE समांतर BC है। क्यों, क्योंकि हम लोग पहले से ये बात को पढ़ते आ रहे हैं 9th क्लास से ही कि दो समांतर रेखा और उसका एक आधार हो। अगर किसी दो त्रिभुज का आधार एक हो, ठीक है ना, और एक ही समांतर के बीच वो स्थित हो, तो ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। ये बात को हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि एक ही आधार हो
और एक ही समांतर रेखा के बीच त्रिभुज अगर स्थित होता है तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? बराबर होता है। इसलिए अगर मान के चलिए ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हुआ है तो इसका अभिप्राय यह है कि DE BC के समांतर है। क्यों? क्योंकि ये दोनों के बीच ही ये त्रिभुज स्थित है, DE और BC के बीच ही स्थित है और DE BC के समांतर है और दोनों त्रिभुज का आधार DE ही है, इसलिए यह DE BC के समांतर होगा। ठीक है ना? तो यहां पर लिख देना है अतः लिख देना है क्या? DE समांतर BC प्रूव्ड हो गया। ठीक है, ये प्रूव्ड हो गया। चलिए अब आप लोग इसको लिख लीजिए।